नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैं आपको बताऊं, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो बच्चे यूपीएससी या सीटेट, एफकैट, एलआईसी, एसएससी, केवीएस इस तरह के सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू खेल, प्ले एंड लर्न एमसीक्यू। खेल खेल में सीखने का ये गजब तरीका है। चलिए मैं आपको इस गेम के रूल समझा देता हूं। अपना पेन एंड पेपर रेडी रखिए। यहां से आगे आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चन के एक एक मार्क्स निर्धारित हैं। आपको हर प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा और इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर लास्ट में दिया गया है। आप अपने उत्तर सही उत्तर के साथ मैच कर सकते हैं। यदि आप 11 या उससे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट है। यदि आप 6 to 10 के बीच स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी गुड है, अच्छी है। लेकिन यदि आप 5 या उससे कम मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेल। सबसे पहला सवाल है, नेम द विजन फॉर सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। समाज के लिए उस दृष्टि का नाम बताएं जो इतना आदर्श है कि इसका अस्तित्व होने की संभावना ही नहीं है। और आपके ऑप्शंस हैं यूटोपियन यानी कि कल्पनादर्श, प्लेबिसाइट जनमत संग्रह, एब्सोल्यूटिस्ट निरंकुशवाद या फिर नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टर्म used for a government for a system of rule that has no restraints on the power exercise। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? और आपका ऑप्शन है अगेन यूटोपियन कल्पनादर्श, प्लेबिसाइट जनमत संग्रह, एब्सोल्यूटिस्ट निरंकुशवाद या फिर नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 3, ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल इज नोन एज। एक प्रत्यक्ष वोट जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी लोगों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है, इसे क्या माना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं यूटोपियन, प्लेबिसाइट, एब्सोल्यूटिस्ट या फिर नेशनलिस्ट, कल्पनादर्श, जनमत संग्रह, निरंकुशवाद या फिर राष्ट्रवाद। और यह रहा आपका समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। इन ए डैश द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री फॉर द डिसेंट। डैश केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास
या विरासत की भावना थी तो इसे क्या कहते थे? मॉडर्न स्टेट, जस्ट स्टेट, एंशिएंट स्टेट या फिर नेशन स्टेट? आधुनिक राज्य, राज्य, प्राचीन राज्य या फिर राष्ट्र राज्य? और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 5. Name the artist who printed the dream of worldwide democratic and social republics. उस कलाकार का नाम बताइए जिसने द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक छापा। और आपके ऑप्शंस हैं राजा रवि वर्मा, माइकल एंजेलो, फ्रेडरिक सॉरियू या फिर एमएफ हुसैन। और आपका समय शुरू होता है अब। मैं आशा करता हूं कि आपने अपना आंसर रिकॉर्ड कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। When was the first clear expression of nationalism came to be seen in Europe? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति यूरोप में कब देखी गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688, रशियन रेवोल्यूशन 1917, जर्मन यूनिफिकेशन 1871, फ्रांसीसी क्रांति 1789, गौरवशाली क्रांति 1688, रूसी क्रांति 1917 या फिर जर्मन एकीकरण 1871। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। When was the Napoleonic Code passed? नेपोलियनिक कोड कब पारित किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं 1801, 1802, 1803 या फिर 1804। सही उत्तर चुनिए। ये रहा आपका समय। Question number 8. What was the another name of the Civil Code of 1804? 1804 के नागरिक संहिता का दूसरा नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंच कोड, नेपोलियनिक कोड, यूरोपियन कोड या फिर बिस्मार्क कोड। सही उत्तर आपको चुनना है इन ऑप्शंस में से। और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 9. Which empire ruled over Austria-Hungary? ऑस्ट्रिया-हंगरी पर किस साम्राज्य का शासन था? और आपके ऑप्शंस हैं हैब्सबर्ग, ऑटोमन यानी कि तुर्क साम्राज्य या फिर बॉर्बन या जार। ये 4 ऑप्शंस हैं और सही उत्तर आपको ढूंढना है 5 सेकंड में। आपका समय शुरू होता है अब। Question number 10. The term liberalism is derived from which Latin word? उदारवाद शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं लिबरल यानी कि उदार, लिब्रा यानी कि तुला या लीबर, और चौथा ऑप्शन है सफ्रेज यानी कि मताधिकार। और ये रहा आपका समय। Question number 11. Who got the right to vote and to get elected after the French Revolution? फ्रांसीसी क्रांति के बाद किसे वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार मिला? और आपके ऑप्शंस हैं ऑल मेन, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, ऑल विमेन या फिर मेन एंड विमेन बोथ, यानी कि सारे पुरुषों को, सिर्फ संपत्ति के मालिक पुरुषों को, सभी महिलाओं को या फिर पुरुष और महिला दोनों को। और
आपका समय शुरू होता है अब। Question number 12. Which code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor subject to the authority of fathers and husbands? किस संहिता से पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया? तो आपको उस संहिता का नाम चुनना है और आपके पास ऑप्शंस हैं फ्रेंच कोड, नेपोलियन कोड, ब्रिटिश कोड या फिर जर्मन कोड। और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 13. When was a custom union or zollverein formed at the initiative of Persia? पर्सिया की पहल पर एक कस्टम यूनियन या जोल्वेरिन जिसको कहते थे उसका गठन कब किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं 1832, 1833, 1834 या फिर 1835। और ये रहा आपका 5 सेकंड। Question number 14. When was the Treaty of Vienna concluded? वियना की संधि कब हुई थी? वो सही साल आपको ढूंढना है और आपके ऑप्शंस हैं 1814, 1815, 1816 या फिर 1817। सही उत्तर चुनिए 5 सेकंड में और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस खेल के अंतिम पड़ाव पे हैं और आपका 15वां यानी कि अंतिम सवाल है हु वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1815? 1815 में ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? स्टालिन, बिस्मार्क, मैजनी या फिर मैटरनिख? सही उत्तर आपको ढूंढना है और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, खेल खत्म हुआ। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सही सारे उत्तर नोट कर लिए होंगे। अब चलिए, समय है आपके उत्तर को सही उत्तर के साथ मिलाने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए यानी कि यूटोपियन, 2 एब्सोल्यूटिस्ट, 3 प्लेबिसाइट, 4 नेशन स्टेट, 5 फ्रेडरिक सॉरियू, 6 फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, 7 1804, 8 नेपोलियनिक कोड, 9 हैब्सबर्ग, 10 लीबर, 11 प्रॉपर्टी ओनिंग मैन संपत्ति के मालिक पुरुष, 12 नेपोलियनिक कोड, 13 1834, 14 का आंसर है 1815 और 15 का आंसर है मैटरनिख। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये खेल में सीखने का तरीका? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जहां आप खेल में सीखते रहेंगे। धन्यवाद।